नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में जो इस समय चल रहा है उसको लेकर बीजेपी ने काफी प्रचार किया और इस तरह से दावा किया जैसा ऐसा कुंभ न पहले कभी हुआ है न आगे कभी होगा। जिस तरह की सुविधाएं लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर होने का दावा किया गया, जमीन पर देखें तो वो सारे दावे अब खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब खुद सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है श्रद्धालुओं से कि वो अभी ना आए, वो अब 15 तारीख के बाद आए। आपको बता दूं कि अब 15 दिन और रह गए हैं महाकुंभ में, जो फिर वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बीच श्रद्धालुओं का वहां पर आना जारी है और अब इतनी हालत स्थिर खराब हो चुकी है कि सड़कों पर भारी भीड़ है। प्रयागराज में जो पूरी आंतरिक व्यवस्था है वो तो पूरी तरह से ठप हो ही गई है। जो उसके साथ लगे हुए हाईवेज हैं, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जो बाकी जो सड़कें आ रही हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कितना लंबा जाम लगा है। और ये जाम कुछ एक दो घंटों का नहीं है, बल्कि दो दो तीन तीन दिन तक इसी तरह से हालत खराब है और इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। वैसे भी महाकुंभ की जो अव्यवस्था है, जिस तरह से वहां भगदड़ मची थी और उस पर प्रशासन की जो नाकामी सामने आई थी, उसको लेकर भी काफी सवाल उठे थे। लेकिन आपने देखा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, उन्होंने पूरे 17 घंटे लिए केवल अफसोस प्रकट करने में, क्योंकि शायद वो ये चाह रहे थे या यूपी सरकार, बीजेपी सरकार ये चाह रही थी कि भगदड़ पर कोई बात ही ना हो। लेकिन जब इतने सारे लोग मरे हैं तो बात तो होगी ही, और न केवल लोग मरे हैं बल्कि घायल हुए हैं, लापता हैं और अभी भी लोग जो हैं अपनों को ढूंढ रहे हैं। और तब ये बात उठी थी कि अगर वीआईपी लोगों का इस तरह से वहां पर आना ना होता तो शायद व्यवस्था संभाली जा सकती थी, लेकिन उसके बाद भी हालात नहीं बदले। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो इस समय आज वो पहुंची प्रयागराज और उन्होंने भी डुबकी लगाई और उनके साथ मुख्यमंत्री थे और राज्यपाल भी थी। तो यानी एक नहीं तीन तीन वीआईपी इस समय वहां पर थे और जाहिर है इसका असर उन आम लोगों पर पड़ता है जो सरकार के कहने पर और ज्यादा अपनी भक्ति और श्रद्धा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार उनको इसका बढ़ावा देती है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में कभी धर्म का राज नहीं रहा, हमेशा से लोग धार्मिक रहे हैं, धर्मांध नहीं रहे लेकिन धार्मिक रहे। और कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है, लेकिन बीजेपी ने इसको एक पूरा पॉलिटिकल इवेंट बना दिया, एक राजनीतिक आयोजन बना दिया, क्योंकि बीजेपी को अब 2027 का चुनाव भी यूपी में जीतना है और इसके लिए वो अभी से हिंदुत्व का झंडा जो है बुलंद करने में लगी हुई है, उसका परचम जो है वो लहरा रही है। लेकिन हिंदुत्व का परचम लहराने में हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है, ये प्रयागराज में जो लोग इस समय जाना चाह रहे हैं और उनकी जो हालत है उससे समझा जा सकता है। अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया, उन्होंने कुंभ को लेकर लगातार अपनी जो नाराजगी है कि जो अव्यवस्था है वहां पर, उसको लेकर अपनी नाराजगी लगातार जाहिर की और वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अभी भी उन्होंने कम से कम 3 ट्वीट 4 घंटे में किए हैं और उन्होंने ये बताया है कि प्रयागराज में क्या हाल है और सरकार कितनी मस्त है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि श्रद्धालुओं को कितनी तकलीफ हो रही है। और आपको बता दूं कि श्रद्धालु इधर परेशान हो रहे हैं, उधर मोदी जी 5 तारीख को कुंभ में डुबकी लगाकर इस समय वो फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर निकल गए हैं। वीआईपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यवस्था कैसी है, उसके लिए हमेशा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। ये आम आदमी रहता है जिसको ये सारी चीजें भुगतनी पड़ती हैं, पैसा भी उसी की जेब से जाता है और तकलीफ भी उसे ही उठानी पड़ती है। ये बात कुंभ से एक बार और साफ हो गई है। आपको कुछ आंकड़े बता देती हूँ जिससे आपको और ये स्पष्ट हो जाएगा कि कुंभ में, जो महाकुंभ में इस समय श्रद्धालुओं में बवाल क्यों है और सरकार पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रयागराज के इस समय सभी प्रमुख मार्गों पर 10 से 25 किलोमीटर तक का ट्रैफिक जाम लगा है, ये सरकार का कहना है। और ये भी सरकार मान रही है कि श्रद्धालुओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, इसीलिए उसने 15 फरवरी के बाद श्रद्धालुओं से आने की अपील की है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। आप सोचिए, हजारों करोड़ रुपए लगाकर ये कुंभ का आयोजन था और सरकार का ये दावा है कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हमने किया, लेकिन आप ये देखिए कि कुछ करोड़ लोग पहुंचे और ये हालत हो रही है। अभी हजारों श्रद्धालु जो है पिछले 2-3 दिनों में भूखे प्यासे अपनी गाड़ियों में फंसे रहे, क्योंकि लंबा जाम लगा।
मध्य प्रदेश के कटनी से जो लोग निकले, उन लोगों को तो ये अपील की जा रही है कि अब आप आगे जाएं ना, आप लौट जाएं। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। और अभी जो संगम स्टेशन है इलाहाबाद का, प्रयागराज का, उसको भी 14 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। बाकी कुछ स्टेशन जो हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन एक स्टेशन को ही बंद करना पड़ा, ऐसी नौबत आई है तो समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा अव्यवस्था है। तो महाकुंभ में सरकार पर ये जो सवाल उठ रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन गलत ये बात है कि सरकार इसका जवाब देना ही नहीं चाहती है। तो क्यों सरकार आखिर अपनी जवाबदेही से बच रही है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले अखिलेश यादव का अभी का कल का एक जो बयान था उसको सुन लेते हैं कि कैसे उन्होंने फिर से कुंभ को लेकर जो अव्यवस्था है उसको लेकर सरकार को घेरा। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, एक बार उसको सुनते हैं। तो सरकार 40 करोड़ लोगों का स्नान के लिए गिनती गिन रही है और हर स्नान के बाद वो करोड़ों की गिनती बता देते हैं। जो लोग करोड़ों की गिनती गिन रहे हैं वो केवल उन बातों को नहीं बता पा रहे कि जान कितनी गई है, लापता कितने लोग हैं। हम और आप लोग लगातार खबरें सुन रहे हैं, कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को ढूंढ रहा है, भाई भाई को ढूंढ रहा है, बेटी पिता को ढूंढ रही है। तो ये जो घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि बेटा के पिता एक्सपायर हो गए हैं, उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। आखिरकार क्या छिपाना चाहती सरकार, जब आपने कह दिया है कि कुंभ में मरने वालों के जिन परिवारों की जान गई है उनको 25 लाख का मुआवजा देंगे, मदद करेंगे उनके परिवार की, तो ये गिनती क्यों छिपा रहे हैं आप? तो आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को। महाकुंभ में मरने वालों की गिनती पर सवाल उन्होंने पहले भी उठाए, जब संसद सत्र शुरू हुआ था तब भी उन्होंने इस बात को उठाया था। और ये जाहिर सी बात है कि सरकार को उतना मुआवजा नहीं देना, इसीलिए वो गिनती छुपा रही है। और इस पर न केवल अखिलेश यादव बल्कि तमाम विपक्षी दलों ने सवाल उठाए, और वहीं बीजेपी ने केवल जो मृतकों के लिए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करके अपना कर्तव्य उसने यहाँ पूरा कर लिया। और अभी भी सरकार ये आंकड़े दे रही है। सरकार ने बताया कि 13 जनवरी से 9 फरवरी तक 43 करोड़ 57 लाख श्रद्धालु जो हैं वो डुबकी लगा चुके हैं। और उसके बाद सरकार का ये कहना है कि इसी से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। तो एक तरफ आप लोगों को इतना प्रचार करके बुला रहे हैं कि आप आइए और हमने यहाँ पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रखी है, और दूसरी तरफ जब श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं तो उनको गंदगी, अव्यवस्था, भगदड़, इन सबका सामना तो करना पड़ ही रहा है। और अब नौबत ये आ गई है कि सरकार रोक रही है कि अब आप मत आइए। तो क्यों कुंभ में ऐसे हाल हुए? योगी सरकार क्या इसमें फंस रही है? क्या योगी सरकार को इसका नतीजा 2027 में भुगतना पड़ सकता है, या लोग जो जैसे उन्होंने कोविड के समय हुई मौतों को वो भूल गए, जैसे वो नोटबंदी की तकलीफ को भूल गए, वैसे ही क्या वो महाकुंभ की इस तकलीफ को भी भूल जाएंगे और 2027 में फिर धर्म का परचम लहराने के लिए बीजेपी को ही चुनेंगे? ये बड़ा सवाल है। और ऐसे ही तमाम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। राकेश जी, अभी हम देख रहे हैं जो हाल बना हुआ है कुंभ में, और जिस तरह से वहां पर अव्यवस्था है। एक भगदड़ हो चुकी, एक और भगदड़ हुई थी जिसका जिक्र सरकार नहीं करती है। अनाधिकारिक तौर पर हम मान रहे हैं कि भगदड़ हुई है, आग लगने की कई घटनाएं हो गई हैं। उसके अलावा जो छुटपुट घटनाएं हो रही होंगी उसका कोई हिसाब है ही नहीं, क्योंकि सरकार बताना नहीं चाहेगी। लेकिन अब जब इतने लोग वहां पहुंचे हैं, और न केवल प्रयागराज के भीतर बल्कि आसपास की जो सड़कें हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने ही जा रहे हैं। लोगों के अपने भी काम होते हैं, दूसरी चीजें होती हैं, व्यापार होता है। यहाँ ये सब जो पूरा व्यवस्था का जो आलम है, क्या बीजेपी कभी इसका संज्ञान खुद से लेगी, या अपनी कभी कहीं कोई गलती मानेगी, या वो इसी में खुश है कि उसके जगाने पर हिंदू जाग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अपनी गलती मानने का कोई चलन कभी रहा नहीं। हम कुंभ की अव्यवस्था सामने देख रहे हैं, लेकिन हम वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना में भी सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को मरते हुए देखा था। गंगा में इसी तरह लाशें बहाई गई थी, रेत में दफनाई गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी उस वक्त भी जो कुछ हुआ था उसे स्वीकार करने का कोई साहस बीजेपी ने कभी नहीं दिखाया। अक्सर कहा जाता है ये सरकार नो डाटा सरकार है। आप केंद्र सरकार से कोई जानकारी मांगिए, संसद में प्रश्न पूछकर मांगिए,
आरटीआई लगाइए, सरकार कह दी थी हमारे पास कोई जानकारी नहीं। हम्म, कोरोना काल में कितनों लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, इस बारे में पूछा गया। ऑक्सीजन के अभाव, शायद ही कोई ऐसा शहर हो जो ऑक्सीजन, जहां उस वक्त ऑक्सीजन के अभाव में लोग न मरे हो। जी। उसके बाद अब इस महाकुंभ को भारतीय जनता पार्टी ने आध्यात्मिक समागम की बजाय राजनीतिक आयोजन बना डाला। जी। आपने सही कहा, कुंभ तो सदियों से होता है, लेकिन इस तरह कोई पार्टी, कोई सरकार उसे अपना आयोजन, अपना इवेंट बताकर लोगों को न्योता देने का काम नहीं करती थी। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग इसे एक इवेंट बनाकर लोगों को न्योता दे रहे थे, मानो ये उनके घर का आयोजन हो, जबकि महाकुंभ तो समाज का आयोजन है। इस देश के भीतर एक बहने वाली अंतरधारा है, उसका आयोजन है। किसी को न्योता नहीं देना पड़ता, सदियों से होता है। लोग अपने आप पंचांग देखकर मान लेते हैं। अभी से मालूम है लोगों को अगला महाकुंभ कब होगा, किसी को न्योता देने की जरूरत नहीं है। आज से संकल्प कर ले कोई सरकार कि अगले महाकुंभ के लिए हम किसी को कोई सूचना भी नहीं देंगे, तब भी लोग आएंगे, तब भी अखाड़े पहुंचेंगे, तब भी नागा साधु भी आएंगे, आम जनता पहुंचेगी। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी की सरकार ने क्या किया, इसे भारतीय जनता पार्टी का एक विराट आयोजन बना दिया। चप्पे चप्पे पर मोदी जी, योगी जी के होर्डिंग लगे हैं, बैनर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं लगी, देश भर में लगी है। कुंभ में पधारी है मोदी जी और योगी जी की फोटो। योगी जी लोगों को न्योता देने जाते, रही सही कसर पूरी कर दी वीवीआईपी और वीआईपी के आगमन में। जिस दिन भगदड़ हुई थी, उस दिन की सिर्फ एक भगदड़ रजिस्टर की गई, वो भी बड़ी मुश्किल से सरकार ने मानी। मुख्यमंत्री तो 17-18 घंटे बाद तक ये नहीं मान रहे थे कि किसी की मौत हुई है। वे तो वीडियो संदेश जारी करके कह रहे थे कि अफवाहों पर ध्यान न दें, जो अफवाहें फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वीडियो में ऑन कैमरा, इन कैमरा बोल रहे थे कि कुछ लोग घायल हुए, एक शब्द भी उन्होंने कुछ लोग मरे हैं, मृतक हैं, ये नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति सब ट्वीट कर चुके थे कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन जिस प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी थी, उस मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 18-17 घंटे तक ये स्वीकार नहीं किया कि कुंभ की भगदड़ में लोग मरे। दूसरी भगदड़ जो दूसरी तरफ झूसी में हुई, उसे तो कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा। अगर कुछ लोग, कुछ मीडिया के लोग या वहां जो पीड़ित लोग थे वे सामने नहीं आते, कैमरों में तस्वीरें नहीं होती, वीडियो नहीं होते, तो शायद सरकार उस दूसरी भगदड़ को कभी नहीं मानती, स्वीकार ही नहीं करती। और अंतिम बात यह है कि ठीक है, कोई हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, जानबूझ के तो आपने भी नहीं कराया, आपकी अलाली से, आपकी मक्कारी से हुआ, अलग बात। लेकिन जब हादसा हो गया तो उसके मृतकों की संख्या को स्वीकार करने में क्या दिक्कत, घायलों की संख्या स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। आज की तारीख तक हजारों लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, न उन्हें शव मिल रहे हैं, न जिंदा मिल रहे हैं। अभी चंद दिन पहले तक कचरे में से शव निकालने वाले वीडियो हम लोगों ने देखे। आरोप है कि बुलडोजर से वीडियो शवों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, खुर्द-बुर्द कर दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है इस सब के पीछे कारण सिर्फ इतना है, एक तो सरकार में बैठे लोगों को सरकार चलाना नहीं आता, उन्हें प्रशासन नहीं आता, गवर्नेंस की उनके पास कोई अदा नहीं है, सिर्फ बातें करना जानते हैं, बड़बोलापन है उनके पास। इसी बड़बोलेपन के चलते उन्होंने पूरे देश को न्योता दे दिया। और अब वो स्थिति हो गई है कि कटनी, रीवा 270-300 किलोमीटर दूर है प्रयागराज से। वहां का एसपी अनाउंसमेंट कर रहा है, हम अभी सुनवाएंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। वो कह रहा है यहीं से घर लौट जाइए, मत जाइए प्रयागराज। और ये एक जगह की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में चारों दिशाओं से, जितनी दिशाओं से वहां रोड पहुंच रही है प्रयागराज, अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेशों से, सबका यही हाल है। लाखों लोग 3 दिन से सड़कों पर फंसे हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। उनके जो दैनिक नित्य कर्म के लिए उनके पास कोई सहूलियत सुविधा नहीं है, कहां जाएंगे। महिलाओं को, बुजुर्गों को किस कदर नारकीय यात्रा सहनी पड़ रही होगी कि 3 दिन से लगातार अपनी कार में बैठे। पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है सड़कों पर, वहां पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं है, टैंकर पहुंच नहीं पा रहे हैं।
प्रयागराज के लोग नजरबंद हैं, जैसे उनने कोई अपराध किया। जी बिल्कुल। अपने घरों में लोग कैद हैं, निकल नहीं पा रहे अपने घर का दरवाजा खोलकर, क्योंकि सड़कों पर तिल रखने की जगह नहीं। मैं समझता हूं ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि सरकार ने इसे एक राजनीतिक इवेंट बना दिया, बजाय प्रशासनिक दक्षता से इसे जी। आयोजन के रूप में लेते कि हमारी जिम्मेदारी है, बाकी जनता आएगी, सरकार और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। उसे करने के बाद प्रदर्शन में लगी रही सरकार, प्रपंच रचने में लगी गई, इसलिए उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा। जी बिल्कुल। और अभी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि पुलिस को अभी अनाउंसमेंट करनी पड़ रही है कि आप लौट जाइए, आप मत आइए, तो ये इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता कि ये सरकार की सीधे सीधे नाकामी है। एक बार सुनते हैं कि यहाँ पर ये जो पुलिस अधिकारी, इनका ये मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश के ही है, क्योंकि ये कटनी की बात कर रहे हैं। तो एक बार सुन लेते हैं इस अनाउंसमेंट को, इस घोषणा को, कि किस तरीके से वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि लौट जाइए। इससे बड़ा और सबूत कुछ नहीं हो सकता कि सरकार यहाँ पर कितनी नाकाम रही है। देख लेते हैं इस वीडियो को। हेलो हेलो, सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं पुनः एक बार विचार कर लें। बहुत ज्यादा सड़क में आगे जाके जाम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आप सब लोगों को एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटनी की बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे टीआई साहब लगातार वहां के टीआई साहब से संपर्क में हैं और यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग सभी लोग जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है और अगर आपको यहां रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। आप परिवार के साथ आए हुए हैं तो मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है, तो अभी आप लोग गाड़ी में बैठ के विचार कर लें। हम पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें। जिनको मैहर जाना है आगे जाके वैकल्पिक रास्ता है उसको पकड़ लें, परंतु आगे बिल्कुल नहीं जाइए क्योंकि टोल के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। और आप जो सभी लोग एक दूसरे को आजू बाजू देख लीजिए, हर प्रदेश हर जिले से अलग अलग जगह लोग आते ही जा रहे हैं। ये स्पष्ट उदाहरण है आप सबके लिए। राकेश जी, यहाँ पर आम लोगों को तो बोलना ठीक है कि पुलिस ने बोल दिया और हो सकता है बहुत सारे लोग लौट भी गए होंगे। क्या ऐसा ही अनाउंसमेंट वीआईपीज के लिए नहीं किया जा सकता था? आज राष्ट्रपति पहुंची हैं, उनके साथ राज्यपाल पहुंचे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि मेरा ख्याल है पुष्कर धामी जो है उत्तराखंड के सीएम, वो भी आज अपने परिवार के साथ पहुंचे या कल पहुंचे थे। और अभी इस समय बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री तो एक एक बार हो ही आए हैं कुंभ। प्रधानमंत्री खुद हो आए, योगी जी बार बार वहां पहुंच रहे हैं और अपनी कैबिनेट की बैठक तक उन्होंने वहां पर ले ली। और ये सारी जो एक तरफ हम ये वहां पर आप दिखा रहे हैं कि कितने वीआईपी आ रहे हैं और कैसे डुबकी लगा रहे हैं और आस्था की डुबकी, इस तरह की हेडिंग के साथ पूरी उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें चल रही हैं। दूसरी तरफ आम लोगों के लिए कि आप लौट जाइए। तो ये कुंभ अगर इनको वीआईपीज के लिए करना था तो उनके लिए आप कर देते, फिर बाकी लोगों को इतना बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा अनाउंसमेंट वीआईपीज के लिए क्या नहीं होना चाहिए था? या ये खुद वीआईपीज इतने ही वो जो ये कहते हैं कि हम तो देश के सेवक हैं, क्या वो अपना ये वो नहीं टाल सकते थे कि चलो पहले आम लोगों के लिए हम सुविधा करते हैं, उसके बाद जब होगा तब हम जाएंगे। मेरा ख्याल है दिग्विजय सिंह का भी कार्यक्रम था, लेकिन वो उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो वो नहीं गए, ऐसी मैंने खबर देखी थी। तो ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है और यहाँ पर ये सरकार की क्या बड़ी नाकामी है। एक सवाल और, मोदी आज विदेश चले गए हैं और वो जैसा अपना प्रचार करते रहते हैं, और अभी जब कुंभ में विदेशी लोग भी खूब आए, हालांकि ये बात मेरी समझ से परे है कि वहां पर हर व्यक्ति वो आ रहा है जिसकी श्रद्धा और वो डुबकी लगा रहा है, वो देशी है विदेशी है, किसी जात का किसी धर्म का, इस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रचार ऐसे ही होता है कि विदेशी लोग भी आ रहे हैं तो उसमें आपका धर्म कहीं से मजबूत होता है, ऐसी फीलिंग जो है वो, ऐसी भावना हिंदुओं में भरने की कोशिश की जाती है। जबकि उनको अपने आप में इतना भरोसा होना चाहिए कि आपका धर्म महान है, उसके बाद आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये सब जो पूरा प्रपंच रचा गया है,
मेरे लिए मतलब मेरे ख्याल से इसके लिए प्रपंच शब्द ही मुझे सूझता है। ये जो प्रचार के नाम पर जो पूरा प्रपंच रचा गया है, इसका आखिर में बीजेपी को क्या फायदा या नुकसान होने जा रहा है? देखिए, जहां तक श्रद्धालुओं की भीड़ का और वीवीआईपी का प्रश्न है, एक चीज बहुत जरूरी है रेखांकित करना कि सरकार जिस तरह दावे करती है कि अब तक 44 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, एक दिन में उस दिन 10 करोड़ लोग आए थे, मैंने पहले भी बार बार कहा है, आज फिर कहता हूं, ये अतिरंजित संख्या है। सर मित्रा जी, मध्य प्रदेश की आबादी है 7 करोड़, इतना बड़ा राज्य है, इतने बड़े भौगोलिक विस्तार में 7 करोड़ लोग रहते हैं। क्या 25 से 35, 45, 50 किलोमीटर के रेडियस में एक दिन में 10 करोड़ लोग समा सकते हैं? एक दिन में वे सीधे खड़े भी हो सकते हैं, तो चलना छोड़ दीजिए। मेरा बहुत साधारण सा विनम्र प्रश्न है कि इस तरह की अतिरंजित संख्या बताकर हम क्या साबित करना चाहते हैं? सरकार क्या साबित करना चाहती है? व्यावहारिक रूप से 10 करोड़ लोग 25 किलोमीटर के क्षेत्रफल में नहीं समा सकते, वे अपनी दैनिक क्रियाएं नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, मूवमेंट संभव ही नहीं है। या तो वे चींटियों की तरह किसी एक जगह जाकर फंस जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जैसे कल से फंसे हुए 20 30 सैकड़ों किलोमीटर दूर। खुद देखिए, पुलिस अधिकारी कह रहा था 300 किलोमीटर दूर है, से भी ज्यादा कह रहा है। उसका कहना था कि 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है प्रयागराज, मत जाइए। ये तो एक वीडियो सामने आ गया, लेकिन प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के चारों तरफ की जितनी सीमाएं हैं, वहां सब जगह 200 300 किलोमीटर दूर से जाम लगा हुआ है जी। अब इसमें सवाल पैदा होता है वीवीआईपी का, वीआईपी का। एक तो मुहूर्त के दिन ही क्यों जाना है? किसी भी दिन चले जाइए, इतना लंबा 1.5 महीने का कुंभ है, अभी चलने वाला है 26 फरवरी तक। दूसरी बात, एक उदाहरण के रूप में हम समझाना चाहते हैं, आपने अपील की बात कही, हम और आप अपील कर दें। अपील की गई थी, कल बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रपति से अपील की थी। सोशल मीडिया पर एक पत्रकार साथी है, उन्होंने राष्ट्रपति को खुला पत्र लिखा था कि मेहरबानी करके इस वक्त ना आए। लेकिन इस वक्त तो हमारी आपकी आवाज है, जनता की आवाज, सच्चाई की आवाज नक्कार खाने में तूती बनी हुई। मैं जो उदाहरण देना चाहता था वो उदाहरण है नारायण दत्त तिवारी का जी। वे मुख्यमंत्री थे, कुंभ का आयोजन हो रहा था। उस वक्त विभूति नारायण राय वहां के या तो पुलिस अधिकारी थे, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, इस समय वे अस्वस्थ हैं, आज ही सूचना आई है। बड़े साहित्यकार रहे, उनके उपन्यास बहुत चर्चित रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, उन्हें सूचित किया कि सर अगर वीवीआईपी आएंगे तो व्यवस्था नहीं संभाली जा सके, बेहतर हो कि वीआईपी ना आए, जैसे आना है वो शायद सामान्य रूप में आए, वीआईपी प्रोटोकॉल किसी को नहीं दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने यह आदेश दिया, यह निर्देश दिया, विभूति नारायण राय की इस सलाह को माना और उसके बाद उस कुंभ में किसी भी व्यक्ति को वीआईपी के तौर पर प्रोटोकॉल नहीं मिला। गए होंगे नेता, आप अपने स्तर पर जाएं, अकेले जाएं, गाड़ी से जाएं, फॉलो पायलट आपको नहीं मिलेगा, आपके लिए कोई वीआईपी घाट का इंतजाम नहीं होगा। पंडित नेहरू के समय में हादसा हुआ था, हम सब जानते हैं, जिसको मोदी जी गिनाते हैं बार बार, 1956 का। उसके बाद वीआईपी ने जाना बंद कर दिया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं, इतने सारे घटनाक्रम के बावजूद, भगदड़ में लोगों के मरने के बावजूद, खुद प्रधानमंत्री गए और आज राष्ट्रपति पहुंच गई। क्या ये लोग अवॉइड नहीं कर सकते थे कि जिस जगह पर हमारे अपने देशवासी, हमारे अपने भाई बहन मरे हैं, उनकी संख्या ही आज तक स्पष्ट नहीं है, वहां जाकर डुबकी न लगाई जाए? कोई पाप पुण्य का बिगड़ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री आप बने हुए हैं, राष्ट्रपति आप है ही, आपने ऐसे कौन से पाप कर दिए कि आपके लिए डुबकी लगाना जरूरी है, वो भी इतनी अराजकता, इतनी अव्यवस्था में? तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये इन चीजों से बचना चाहिए था। वीआईपीज को खुद बचना चाहिए था, उत्तर प्रदेश की सरकार को खुद कहना चाहिए था कि मेहरबानी करके ना आए। और अंतिम बात, जो आपका सवाल था, क्या बीजेपी को इससे कोई लाभ होगा? मेरा मानना यह है कि इस वक्त देश में और समाज में जैसी आबो हवा बह रही है, समाज जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का शिकार हो गया है, एक तरफा बहुसंख्यकवाद हावी है,
उसमें हो सकता है कि लोग इससे प्रभावित हो जाएं, लोग ये भूल जाएं इसी महाकुंभ में लोगों की मौत हुई है, लोग ये याद रखें कि मोदी जी और योगी जी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। 2027 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है बीजेपी को वोट भी मिल जाए, क्योंकि कोविड के बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ 2022, तो लोगों को लगा था कि कोविड में इतनी मौतें हुई हैं, इस तरह से गंगा में लाशें बहाई गई हैं, इलाज के लिए लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों ने दम तोड़ दिया, तो शायद लोग बीजेपी के खिलाफ वोट दें, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ। तो हो सकता है बीजेपी अपने लाभ का गुणा भाग देखते हुए इस सारे प्रपंच को रचने में अब भी लगी हुई। आपने सही शब्द बोला है, प्रपंच, क्योंकि मूलतः ये अध्यात्म और धर्म नहीं है, ये प्रपंच है, प्रोपेगेंडा है कि आप सरकार में हैं, सरकारी मशीनरी के जरिए इतना प्रचार करते हैं, और जबकि उस सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी लोगों की जान माल की हिफाजत है, सुविधापूर्ण तरीके से आयोजन को संपन्न कराना है। आप न तो लोगों की जिंदगी की रक्षा कर पा रहे हैं, न सुगमतापूर्वक लोगों को घाट तक पहुंचने दे रहे हैं। 3-4 दिन से जाम लगा हुआ है। तो मैं समझता हूं इतने सब के बावजूद अगर लोग बीजेपी के तरफ आकर्षित रहते हैं, उसे वोट देते हैं, तो ये लोगों के ऊपर है। और शायद बीजेपी जानती है कि इस देश के लोगों को मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट तो बीजेपी को ही दें। शायद इसीलिए वे बीजेपी और बीजेपी के नेता लोगों की मौत पर भी आह नहीं भरते, 2 शब्द सांत्वना के नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोगों को धर्म की अफीम चटाई जा चुकी है। हम चाहे कुछ भी करें, धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर लोग हमारे साथ खड़े हो जाएं। जी सर, जी बिल्कुल, वो आएगा तो मोदी ही। इस एक वाक्य को जैसा साइकोलॉजिकली बिल्कुल उसका इम्पैक्ट लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि लोगों ने भी अब ये मानना शुरू कर दिया है कि कुछ भी हो, आएगा तो मोदी ही। वो एक लाइन जो है बड़ी उसको सोच समझकर बीजेपी ने तैयार किया। इधर अभी जो हम बात कर रहे हैं आध्यात्म और धर्म और उसके बरक्स ये जो महाकुंभ हो रहा है, उसको किस तरह से सरकार इसमें राजनीति का घालमेल कर रही है और उसमें संविधान की भावना को भी ठेस पहुंच रही है, इस पर मनोज झा ने 6 फरवरी को संसद में बहुत जरूरी एक बात कही थी। उसको सुन लेते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने जो सवाल उठाए उस सवाल का जवाब देशवासियों को खुद तलाशना चाहिए। एक बार सुन लेते हैं मनोज झा की वो बात। ये अवसर है महाकुंभ में जो जाने गई हैं, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं अपने सभी साथियों की ओर से। सर, मैं आंकड़ों में जाऊंगा ही नहीं, मैं कोविड के दौर का भी गवाह हूं सर। कितनी लाशें अनअटेंडेड चली गई सर। अति साधारण लोग हैं ये, जिंदगी में डिग्निटी चाहिए सर, संविधान भी कहता है, लेकिन मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। अगर हम डिग्निफाइड डेथ नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं सर, तो ये हमारे सामूहिक विफलता है सर। क्या आंकड़े की बात करूं, मैं जानता हूं मुझे फोन आते हैं, आपको भी आते होंगे कि फलनवा वो गया है, कोई खबर नहीं लग रही है, फोन नहीं लग रहा है। वो व्यग्रता, वो चिंता सर तब बढ़ जाती है ना जब 17 घंटे तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, तो अफवाह फैलती है सर, और अफवाह फर्दर स्टैम्पीड को जन्म देती है। 2-3 जगह हो जाते हैं। और मैं क्या कहूं सर, मैं सोच रहा था कल जब बातचीत शुरू हुई, खड़गे साहब बोल रहे थे, बाकी लोग, मैं सोचा कि इतनी देर में नेहरू जी नहीं आए, तो नेहरू जी भी आ गए। 54 के कुंभ का जिक्र हुआ संभवतः कि इतने लोग मारे गए थे सर। ये लाशों के आंकड़े पे तेरा वाला मेरा वाला, ये लोग कितने चोटिल होते होंगे समझिए सर। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं। और एक और चीज सर, इसके लिए भी मैंने, माननीय नड्डा साहब थे उस दिन, ऑल पार्टी मीटिंग में प्रहलाद जी भी थे, मैंने एक बात कही थी सर, इस देश में धर्मांधता और धार्मिकता का फर्क मिटता जा रहा है। धार्मिक देश है हम, हजारों साल से धर्मांधता नई चीज है। डेली देखो, हर घंटे कोई बाबा आ रहे हैं, उनसे भिड़ने के लिए किसी मौलाना को भिड़ा दिया, वो ग्रह नक्षत्र देख के बता रहे हैं कभी नहीं नहाया तो कोई पाप नहीं धुलेगा। सर, ये परिपाटी संविधान के दृष्टिकोण से भी बंद होनी चाहिए। और ये जो प्रोडक्शन फैक्ट्री रिलीजियस
बाबाओं की आ गई है। सर इसके उत्पादन पर भी रोक लगनी चाहिए। सर दिक्कत क्या है? प्लीज बैठकर सर, बैठकर बात नहीं, आप आपस में बैठकर बात नहीं, प्लीज। सर मैंने उसके कहा था कि हर धर्म के अंदर इस तरह के सुपरस्टिशन जन्म हो रहे हैं। और मैं एक और बात कहता हूं, सर ईश्वर को क्यों ठग रहे हैं? वीवीआईपी दर्शन, ईश्वर के समक्ष भी ये बात होगी कि एक जनसाधारण का दर्शन, एक वीवीआईपी दर्शन। सर ये संविधान सबसे मजबूत चीज है। पॉलिटिकल पार्टीज कलेक्टिव विल है। कोई भी वीवीआईपी दर्शन किसी मंदिर में, किसी दरगाह में नहीं होगा। राकेश जी, मनोज जी ने जो बात कही, उन्होंने बिल्कुल जैसे संसद में जो चर्चा होनी चाहिए उस जिस स्तर की, वो उस स्तर की उन्होंने बात कही। इसके पहले हमने राहुल गांधी को भी सुना है जब उन्होंने लोकसभा में ये कहा था कि हिंदू तो वो नहीं है और हिंदू वैसा नहीं होता जैसा आपने बताया है कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी और आरएसएस जो है वो हिंदुत्व के नाम पर हिंसा को भी सही ठहराने की कोशिश करती है। तो राहुल गांधी पर बहुत सारे सवाल उठे और उनके तो हिंदू होने पर भी अब सवाल उठ रहा है। और एक खबर आई है कि उनको ये कहा गया है कि आप माफी मांगे वरना आपको हम हिंदू नहीं रहने देंगे, आपको धर्म से बाहर कर देंगे। यहाँ मनोज झा ने जो बात कही, इन पर भी सवाल उठ सकते हैं। और आपको याद होगा कि वो जो बागेश्वर धाम के जो बाबा, में नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने जो ये कहा कि जो कुंभ में नहीं जाएगा वो देशद्रोही है, ये सारी बातें, इस तरह की बातें उन्होंने की। तो ये सब जो चल रहा है, इस पर मतलब ये संसद में इसी तरह की बातें होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से विमर्श को डिरेल करने की कोशिश की जाती है और कायदे की कोई बात होती नहीं है। मनोज झा के इस भाषण पर और राहुल गांधी को लेकर ये जो खबर आई है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कुंभ में मृतकों को लेकर जो बात कही मनोज झा ने, हम भी मानते हैं कि मृतकों की संख्या पर राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन ये फर्क तो रेखांकित करना पड़ेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो भगदड़ हुई थी, कुंभ में लोग मरे थे, उसे सरकार ने छुपाया नहीं था। उस वक्त संसद में उस पर चर्चा हुई थी, पंडित नेहरू ने उस पर बयान दिया था, शोक प्रस्ताव पारित हुआ था। लेकिन आज की सरकार, आज की संसद तो इस पर बात करने को तैयार नहीं। जहां तक मेरी जानकारी अभी तक संसद में है, कुंभ के मृतकों के लिए कोई श्रद्धांजलि नहीं दी है। प्रधानमंत्री ने पहले दिन ट्वीट कर दिया था कि कुछ लोगों की मृत्यु की सूचना है, उन्हें शोक संवेदना जाहिर करता हूं। यह अंतर तो है। दूसरी बात उन्होंने कही वीआईपी दर्शन, हम लोग शुरू में कह चुके हैं, ये बिल्कुल सही बात। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने कौन वीआईपी, काहे का वीआईपी, कौन कैसे वीआईपी हो सकता है? प्रकृति परमेश्वर सबसे बड़ी है। वे जिस दिन चाहे, प्रकृति और परमेश्वर, व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है, उसके सामने आप वीआईपी और वीवीआईपी बनकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर, दरगाह में अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ईश्वर तो सब जानता है कि आप वीआईपी नहीं, आप कुछ नहीं है उसके सामने। अब जहां तक सवाल है राहुल गांधी के खिलाफ जो कुछ चल रहा है, धर्म संसद में प्रयागराज में राहुल गांधी को इसलिए माफी मांगने के लिए कहा गया कि उन्होंने मनुस्मृति पर कुछ कहा था, मनुस्मृति की आलोचना की थी, वरना उन्हें हिंदू धर्म से पृथक कर दिया जाएगा। पहली बात तो यह है कि इन धर्म संसदों की हमारे देश में क्या मान्यता है। मान लीजिए कल अगर धर्म संसद कह दे कि डॉक्टर राकेश पाठक को हिंदू नहीं मानते, क्या फर्क पड़ेगा मुझे? राहुल गांधी के लिए कह देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क इस नाते जरूर पड़ेगा क्योंकि राहुल गांधी राजनीति में है। सत्ता में इस वक्त जो लोग बैठे हैं, वो जिस विचारधारा के लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, वे सब लोग किसी भी तरह से राहुल गांधी को खत्म करना चाहते हैं, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। इसके लिए ये पैंतरा अपनाया जा रहा है। अब फिर उस सवाल पर लौटते हैं, राहुल गांधी ने ऐसा क्या गलत कर दिया? मनुस्मृति का नाम लेकर उन्होंने क्या कहा? हम सब जानते हैं मनुस्मृति वर्णवादी व्यवस्था की बात करती है, सबको समान नहीं मानती, मनुष्य और मनुष्य में भेद करती है, स्त्री को दोयम दर्जे का मानती है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज को चलाना चाहती है। तो सारी ऐसी चीजें जो आधुनिक सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार नहीं हो सकती।
राहुल गांधी ने अगर उसकी आलोचना की है तो धर्म संसद इस आधार पर कैसे उनको हिंदू धर्म से निकाल देगी? और ये क्या पहली बार? हमारा देश तो ये श्री सत्य सनातन धर्म तो इतना विशाल काय रहा है कि यहाँ तो चारवाक जैसे लोग भी हुए, नास्तिक हुए हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना की, उससे निकलकर दूसरे धर्म बने हैं। लेकिन किसी को लिए ये नहीं कहा गया कि आपको धर्म से च्युत कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। धीरन शास्त्री का नाम आप शायद लेना चाह रहे थे, बाबा बागेश्वर वाले। धीरन, हाँ, उन्होंने दो बातें कही। पहले तो उन्होंने शुरू होने से पहले कहा कि जो कुंभ में नहीं जाएगा वो देशद्रोही होगा। मैंने तब भी अपने चैनल पर पूछा था, आज फिर पूछता हूं, करोड़ों लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने अपने काम के कारण, अपने ड्यूटी के कारण कुंभ में नहीं जा पाएंगे। हमारी सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। सीमाओं पर, समंदर पर, पहाड़ में, रेगिस्तान में कहां कहां ड्यूटी कर रहे हैं। दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर हमारे फौजी ड्यूटी कर रहे हैं। वे तो कुंभ में नहीं आ पाएंगे। हो सकता है 0.001% कोई फौजी छुट्टी ले ले, उसकी छुट्टी मंजूर हो जाए और वो कुंभ चला जाए नहाने। बाकी 99.009% लोग तो नहीं आ पाए। क्या वे लोग देशद्रोही? इस देश की रक्षा करने वाले सेना के जवान देशद्रोही हैं। दूसरा बयान उन्होंने दिया कि जिन लोगों की मृत्यु हुई, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। जी। अगर इस तरह की अकाल मृत्यु, इस तरह से कुचल कर मर जाना मोक्ष है, तो ये बाबा लोग खुद ऐसा मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? चले जाएं किसी भीड़ में, सड़क पर लेट जाएं, 2-4 लाख लोग ऊपर से निकल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। मैं समझता हूं ये धर्मांधता है, जिसका अंतर मनोज कुमार झा रेखांकित कर रहे थे। धार्मिक और धर्मांध होने में जो फर्क है, वही फर्क इन बाबा बागेश्वर धाम वाले में और उन लोगों में है जो राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करना चाहते हैं। जी। कुल मिलाकर ये उस दिशा में बढ़ने की कोशिश है जिसका एक चरण अभी पिछले दिनों पे संपन्न हो गया है। वो पहला चरण है हिंदू राष्ट्र के संविधान का। हमने अपने चैनल डीबी लाइव पर ही दिखाया था, बताया था विस्तार से कि किस तरह वो संविधान बना है, उसमें क्या क्या प्रावधान है। महिला, स्त्री ही सब काम करेगी घर का, उसमें स्त्री और पुरुष को समानता नहीं होगी। दूसरे धर्मों के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। देश का जो मुखिया होगा वो युद्ध के समय सेना की अगुवाई करेगा सबसे आगे। इस तरह के तमाम प्रावधान हैं, वो संविधान देश के सामने रख दिया गया है। वो सब भी प्रयागराज में ही हो रहा है, कुंभ में। वहीं से राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की बात उठी है। तो मैं समझता हूं ये हमारे देश के तालिबानीकरण की दिशा में धीरे धीरे उठाए जा रहे कदम है। राहुल गांधी के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसका मूल कारण राजनीति है, धर्म नहीं है, आध्यात्म नहीं है। मनुस्मृति तो इस देश में जलाई गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। आज भी तमाम प्रगतिशील लोग मनुस्मृति को नहीं मानते हैं। तो उसकी आलोचना या उसके किसी पक्ष से असहमत होना हिंदू धर्म से बाहर करने के लिए तो पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन असल में ये लोग, ये बाबा लोग भी उसी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गठबंधन में शामिल है जो राहुल गांधी को राजनीति से पूरी तरह बेदखल करना चाहते। एक कुनबा है जिसे राहुल गांधी अपने लिए खतरा दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है यही एक व्यक्ति है जो उनसे लड़ सकता है, उनका मुकाबला कर सकता है, क्योंकि उसकी वैचारिक जमीन बहुत मजबूत है। राहुल गांधी अपने किसी भी वैचारिक सिद्धांत पर, अपनी सैद्धांतिकता पर समझौता नहीं कर रहे। वे संघ और उसकी विचारधारा के खिलाफ एलानिया लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की गतिविधियों से कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया जाए, हिंदू धर्म का संविधान हो, उसकी मांग कर दी जाए, 2034 तक का टारगेट दे दिया है कि तब तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना ही है। ये सारी चीजें अंततः इस देश को तोड़ने का काम करेंगी। ये देश के लिए बेहद बेहद घातक कदम है। जी जी। और इस समय प्रयागराज में जिस तरह से ये जो धर्म संसदें लग रही हैं, जिसका जिक्र आपने किया, वो वाकई, क्योंकि संघ का एजेंडा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, और इसीलिए वो चाहती है कि बीजेपी सत्ता में बने रहे। और बीजेपी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए इस समय उसने महाकुंभ जैसे आयोजन को भी राजनीतिक आयोजन में तब्दील कर दिया है। और आपने अभी ध्यान दिया होगा, मनोज झा ने जैसे ही बाबाओं की फैक्ट्री वाला जो वो बात जैसी उन्होंने वो कही,
तो सत्ता पक्ष की तरफ से हल्ला होना शुरू हो गया था। तो जिसको चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होती कि उन्होंने तो किसी एक धर्म की बात नहीं की थी, बाबा किसी भी धर्म में हो सकते हैं, और वहां पर तुरंत ही बीजेपी के लोगों की तरफ से जो हल्ला हुआ, जाहिर है कि ये सारा कुछ राजनीति का खेल है। और राहुल गांधी जो है वो सबसे बड़े मतलब रुकावट के तौर पर देखे जा सकते हैं। और मोहन भागवत ने अभी कल परसों का एक बयान उनका है जिसमें वो कह रहे हैं कि केवल हिंदी में ही बात करनी चाहिए, अंग्रेजी में नहीं। मतलब अब वो अंग्रेजी से भी इन लोगों को परहेज होने लगा है। पूरा एक अलग किस्म का खेल चल। और भी बातें कही उन्होंने। कहा है कि हिंदुओं को अपने भारतीय वस्त्र पहनना चाहिए, स्थानीय भोजन करना चाहिए और अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए। तो आप ये बताइए, अगर हिंदू उनके कहे पर चले तो कल से ही धोती कुर्ते में आ जाएं, पजामा भी नहीं पहन सकते। पजामा तो मुगल लाए, पैंट शर्ट तो अंग्रेजों की पहचान है, अंग्रेजों ने पैंट शर्ट पहनना सिखाया। और खाने में फिर हिंदुओं को चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, दुनिया भर की तमाम चीजें खाना छोड़ देना चाहिए। और भाषा का जहां तक प्रश्न है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं, फ्रांस गए हैं, बताइए उनके दो भाषीय किस भाषा में उन लोगों की बात को समझकर हिंदी में अनुवाद करके इन्हें बताएंगे। कितने बीजेपी के नेता हैं जिनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़कर दुनिया भर में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, फ्रांस में पढ़ रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। क्या आज की तारीख में अंग्रेजी के बिना गुजर हो सकती इस देश की? कौन ऐसा व्यक्ति आज की तारीख में जो ये कह दे कि बिना अंग्रेजी बोले इस देश में काम चलाया जा सकता है? तो मैं समझता हूं ये सब प्रपंच ही हैं। देश के बहुसंख्यक समाज को गैर जरूरी मुद्दों में उलझाए रखने की कोशिशें होते हैं ऐसे बयान। जी बिल्कुल। और इसमें तो डॉक्टर मोहन भागवत को भी अपना जो टाइटल है वो डॉक्टर हटा के फिर उनको चिकित्सक लिखना चाहिए। अगर उनको फिर अंग्रेजी से परहेज है तो उनको ये चीज भी कर लेनी चाहिए। तो ये पूरा जो आयोजन जो हम अभी बात कर रहे हैं महाकुंभ की, और किस तरह से आरएसएस या बाकी जो दक्षिणपंथी संगठन है किस तरह से पूरे देश में इसको हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की जो साजिशें, और राहुल गांधी का हाथ में संविधान उठाना, ये चीज उन लोगों को बहुत चुभती है। इधर अखिलेश यादव जो उन्होंने, क्योंकि महाकुंभ में जब सवाल ये भी उठे थे कि मुलायम सिंह यादव की मूर्तियां क्यों लगी हैं, या उस पर भी उन लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी बीजेपी के लोगों ने। लेकिन अखिलेश यादव जो है वो लगातार इस समय योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आज उन्होंने कम से कम 3 ट्वीट किए। उनके एक ट्वीट हम देख लेते हैं जिसमें उन्होंने किस तरह से सवाल उठाए हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में घंटों से कैद हैं, दैनंदिनी जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं, जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है, श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया, संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से नाकाम साबित हो ही चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्रीगण नदारद हैं, जिन्हें जनता के बीच होना चाहिए था वो घरों में बैठे हैं। जो सिपाही, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या सफाई कर्मी दिन रात निष्ठापूर्वक भूखे प्यासे डटे हैं, उनके भोजन पानी की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही। अधिकारी कमरों में बैठकर आदेश तो दे रहे लेकिन जमीन पर नहीं उतर रहे हैं। प्रयागराज के नगरवासियों को गंदगी, जाम और महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। सुनने में आया है कि अब भाजपाई श्रद्धालुओं पर ही आरोप लगा रहे हैं कि जब पता है कि हर तरफ बदइंतजामी फैल गई है तो श्रद्धालु आ ही क्यों रहे हैं। कोई प्रदेश में हादसे के मारे लोगों को अपने हाल पर छोड़कर दूसरे प्रदेश में समारोह में शामिल हो रहा है तो कोई विदेश चला जा रहा है। श्रद्धालुओं का पुरसा हाल कोई है क्या? ये बड़ा ट्वीट अखिलेश यादव का। एक और वो ट्वीट लिख रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि प्रयागराज में चतुर्दिक जाम की वजह से न तो खाने पीने के लिए खाद्यान्न और सब्जी मसाले उपलब्ध हो पा रहे हैं, न ही दवाई और पेट्रोल डीजल। इससे प्रयागराज व महाकुंभ परिसर तथा प्रयागराज आने जाने वाले मार्गों पर फंसे करोड़ों भूखे प्यासे थके हारे श्रद्धालुओं की हालत हर घंटे बद से बदतर होती जा रही है। ये एक अति गंभीर स्थिति है। जैसे राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर कमान किसी और को दे दी जाती है, वैसे ही महाकुंभ में अव्यवस्थाओं का अंबार देखते हुए किसी योग्य व्यक्ति को शासन की कमान दे दी जाए। अयोग्य लोग झूठा प्रचार कर सकते हैं, सच्ची व्यवस्था नहीं। ये अखिलेश यादव। और एक और उनका ट्वीट है जिसमें वो लिख रहे हैं कि संगम के मुख्य नहान स्थान पर हर तरफ फैली अपरंपार गंदगी की सफाई का इंतजाम तुरंत किया जाए। ये गंदगी स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों तरह से बहुत हानिकारक है। इससे महाकुंभ की पवित्र पावन छवि भी दूषित और धूमिल हो रही है।
ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव। राकेश जी, एक के बाद एक 3 ट्वीट। मेरा सवाल यहाँ यह है कि अखिलेश यादव ने तो बिल्कुल वस्तु स्थिति का ही वर्णन किया है, पर विपक्ष में मतलब क्या ये मौका है विपक्ष के पास कि वो पूरे इंडिया गठबंधन को इस समय और मजबूती से एकजुट होकर योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर इस समय सवाल उठाने चाहिए, संसद में इस बात को लेकर हंगामा होना चाहिए, और हंगामा यानी केवल हंगामा खड़ा करने के मकसद से नहीं, उसका कोई हल निकले इस मकसद से, और यूपी में भी क्या इस समय विपक्ष को अपनी ताकत दिखानी चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो है आम लोगों का है। गंदगी के कारण जो बीमारियां फैल सकती हैं, जिस तरह का अभी जो माहौल बना हुआ है और जो अव्यवस्था है, उसमें अगर फिर से मतलब अगर कोई गड़बड़ी की मतलब आशंकाएं जो है वो बढ़ रही हैं, ऐसे में सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए एक अखिलेश यादव की आवाज क्या काफी होगी, या अभी इस समय सारे लोगों को मिलकर इस समय उनका वो सामने आना चाहिए? देखिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं जी। देश में भी सांसदों की संख्या के आधार पर भी बड़ी पार्टी है, तो वे अपना फर्ज अदा करें। एक विपक्ष के दल को और उसके नेता को यही करना चाहिए कि वो जनता के दुख दर्द को अपनी आवाज दे, अपना स्वर दे। अखिलेश यादव ने बिंदु बार एक एक चीज लिख दी है इस वक्त जो बीत रही है वहां लोगों पर। जी, हम लोग भी शुरू से उन्हीं परेशानियों का जिक्र कर रहे थे। आपका सवाल वाजिब है कि सिर्फ अखिलेश यादव क्यों, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, विपक्ष की तमाम पार्टियां, तमाम राजनीतिक दलों के लोग, नेता, इन सबको ये आवाज उठानी चाहिए, सड़क से लेकर संसद तक बात करनी चाहिए। ठीक है, इस वक्त प्रयागराज में तो चूंकि आयोजन चल रहा है तो वहां तो कोई आंदोलन संभव है नहीं, लेकिन कम से कम दिल्ली में बैठी सरकार से सवाल पूछे जाएं, लखनऊ में बैठी सरकार से सवाल पूछे जाएं कि आपकी जिम्मेदारी है, प्रशासन चलाना सरकार की जिम्मेदारी, आवागमन की सुचारू व्यवस्था करना, वहां उसके लिए दैनिक कर्मों के लिए व्यवस्था करना, खान पान की व्यवस्था हो, यानी लोगों कम से कम मिले तो सरकार दुकान भले न लगाए लेकिन इंतजामात तो ऐसे हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मौका है जब विपक्ष ये बता सकता है इस देश को कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पूरी तरह विफल हो गई। एक इतना बड़ा आयोजन जिसकी तैयारी वर्षों पहले से होती है, ऐसा तो है नहीं कि प्रयागराज में कुंभ में अभी 1-2 महीने पहले मालूम पड़ा, व्यवस्थाएं अभी शुरू हुई, अचानक कहीं से भीड़ जुटाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। आपको सब कुछ वर्षों पहले से मालूम है। तब भी अगर इतनी बदइंतजामी है तो विपक्ष को इसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाना चाहिए। कुंभ पर सवाल पूछना हिंदू धर्म पर सवाल पूछना नहीं है, हिंदु धर्म की आलोचना करना नहीं है, व्यवस्थाओं पर सवाल पूछना हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है इस देश के लोगों को भी अब समझना पड़ेगा कि आखिर कौन है जो उसकी देश की, समाज की, लोगों की आवाज उठाता है और कौन है जो लोगों के दुख दर्द से पूरी तरह असंपृक्त है, बिल्कुल अनदेखी, अनसुना करने की प्रवृत्ति किन लोगों में, किन पार्टियों में है। जब ये अंतर करने लगेगी जनता तो उसे समझ में आ जाएगा कि असल में उसे क्या करना चाहिए। जी सर, जी बिल्कुल, और ये अच्छा मौका है विपक्ष के पास कि वो इस मौके पर अपनी ताकत दिखाए और अपनी जिम्मेदारी भी दिखाए और बताए। अगर उनके पास कोई उपाय है जिसमें वो सरकार को सलाह दे सकते हैं कि अब आप व्यवस्था को इस तरह से करिए, तो उनको वो उपाय भी सुझाना चाहिए ताकि कम से कम आम जनता को राहत मिले। हम राजनीति करने नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये बात के लिए जरूर जोर दे रहे हैं कि आपको मुद्दे को उठाना चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको इस समय उनकी जिम्मेदारी जो है उनको याद दिलानी चाहिए। विपक्ष को अगर अभी वो ये काम कर लेता है तो फिर वाकई वो अपनी सार्थकता जो है यहाँ पर स्पष्ट करेगा। और जहां तक सवाल है बीजेपी का, योगी सरकार और मोदी सरकार का, तो वो इस महाकुंभ में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहे हैं। हिंदू धर्म को इस समय बीजेपी अपनी राजनीति के कारण सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रही है, ये नजर आ रहा है। तो राकेश जी, आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।